और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो यहाँ से पूछे जाने की जो आशा है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो वीडियोज़ को एंड तक देखें, तो इसलिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप वहाँ पर हमारी सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है अनुसंधान में नैतिकता। ठीक है, अनुसंधान में नैतिकता। तो अनुसंधान में नैतिकता की यानी कि इथिक्स इन रिसर्च, इसमें कई सारे जो है बातें आती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उसे जो है क्या क्या कार्य करना चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो। जैसे कि अगर वो अनुसंधान कर रहा है तो वो ईमानदारी पूर्वक जो है आंकड़ों को एकत्रित करे। ठीक है, वो किसी की कॉपी या पेस्ट वाला सिस्टम जो होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग ऐसा करते भी हैं, अपनी रिसर्च के दौरान जो है किसी दूसरे का कंटेंट लेते हैं और वैसे का वैसा पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, तो यही जो है अनुसंधान में नैतिकता का एक पॉइंट तो ये हो गया कि ईमानदारी पूर्वक हो। दूसरा, पूर्वाग्रह से मुक्त हो। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोग नहीं समझ पाएंगे पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और पूर्वाग्रह का मतलब ये हो गया कि पहले से ही किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेना, या जो है कोई घटना ऐसी ना घटी और पहले से उसके बारे में अपने मन के अंदर एक प्रकार की धारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। और अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके अंदर खास तौर से ऐसी भावना तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आप एक तो पूर्वाग्रह हो गया, और कह सकते हो कि भ्रांत धारणा जो है वो इसी के अंतर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी जो बात याद रखनी होती है शोध में, वो ये कि जो अनुसंधान किया जा रहा है, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, विश्वसनीय होनी चाहिए, और ज्ञान में वृद्धि में सहायक हो, या ज्ञान की वृद्धि में सहायक हो। ठीक है, और क्या क्या आ जाएंगे इसमें, और जो अनुसंधान किया जा रहा है वो ध्यानपूर्वक किया जाए। ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें, क्या हो, ध्यानपूर्वक हो। ठीक है, और भविष्य के लिए उपयोगी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आ जाते हैं अनुसंधान की नैतिकता में। ठीक है, अनुसंधान की नैतिकता में। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों का संग्रहण, और पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह से मुक्ति, और विश्वसनीय होना चाहिए जो भी अनुसंधान किया जा रहा है, और ऐसा होना चाहिए जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो सके, और ध्यानपूर्वक किया जाए अपना अनुसंधान, और भविष्य के लिए उपयोगी हो, इस तरीके से, या कहें कि इस धारणा के साथ जो है अनुसंधान किया जाना चाहिए। ये नैतिकता के अंतर्गत आ जाएगा सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अनुसंधान पेपर लेखन की प्रक्रिया से। ठीक है, अनुसंधान पेपर लेखन की प्रक्रिया से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जब भी अनुसंधान पेपर लेखन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत से स्टेप होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं उन्हें मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, ताकि आप जो है इसे क्रम से याद कर लें। क्रम में लगाने को भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जब भी कोई अनुसंधान पेपर लिखता है तो एक तो उसका सबसे पहला पेपर होता है जिसमें विश्वविद्यालय का नाम, शोध का विषय, ठीक है, और उसके बाद अपने से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब अंदर हम रिपोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले जो लिखा होता है वो लिखा होता है विषय प्रवेश। ठीक है, विषय प्रवेश। उसके बाद साहित्य सर्वेक्षण। ठीक है, यानी अगर आप जो है अनुसंधान पेपर लिखने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जो है करनी होंगी। नेक्स्ट है उद्देश्य होना चाहिए एक निश्चित, मोटिव जिसे हम कहेंगे। परिकल्पनाएं होनी चाहिए, यानी हाइपोथेसिस होना चाहिए। शोध डिजाइन होता है फिर। ठीक है, शोध डिजाइन। उसके बाद न्यायदर्श आ जाता है, जिसे प्रतिदर्श भी कहते हैं, सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो न्यायदर्श है उसका विश्लेषण, या कहें कि आंकड़ों का विश्लेषण हो, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, और फिर उसके बाद निष्कर्ष होता है, और फिर उसके बाद होता है इसमें संदर्भ सूची। संदर्भ सूची। तो ये चीज़ जो है एक अनुसंधान पेपर लेखन, या कहीं कि रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, विषय प्रवेश, साहित्य सर्वेक्षण, उद्देश्य, परिकल्पना, शोध डिजाइन, न्यायदर्श, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और संदर्भ सूची। हो सकता है इनमें से एक दो मिस हो गई हो, लेकिन आपको जो है क्रम में मैंने बताई है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पहले एग्जाम में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा रहा हूँ इसको।
ओके, अब बात करते हैं लिखित संचार के रूप। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिखित संचार के कोई 4 रूप में से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा लिखित संचार का रूप है। ठीक है, पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो प्रतिवेदन जो है, प्रतिवेदन ये लिखित संचार का रूप है जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है बुलेटिन, और उसके बाद आ जाता है फैक्स। ठीक है, फैक्स भी लिखित संचार का रूप है। और फिर आ जाता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश जो होते हैं ये भी लिखित में ही होते हैं, लिखित संचार का ही रूप है। और नेक्स्ट जो आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा नोटिस। ठीक है, लेटर भी आ सकता है इसमें, ठीक है, पत्र भी आ सकता है। तो ये सारे जो हैं ये लिखित संचार के रूप हैं। ठीक है, मौखिक संचार के नहीं, याद रखना है आपको। मैंने 5 आपको बता दिए हैं लिखित, ये ऑप्शन में अगर दिख जाए तो समझ लेना ये लिखित संचार के रूप हैं। प्रतिवेदन, बुलेटिन, फैक्स, कार्यालय आदेश, नोटिस। ठीक है, काइनेसिक्स क्या होता है? ठीक है, काइनेसिक्स जो है ये इसे इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसे लिखा जाता है का, आ का डंडा, फिर ई और फिर ने 6। ठीक है, काइनेसिक्स कहते हैं इसे। इंग्लिश में इसका जो है अलग तरीके से लिखा जाएगा, नहीं हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, काइनेसिक्स क्या होता है इसका मतलब? ये भी संचार का एक रूप है। इसके तहत होता ये है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को जब अपनी बातें पहुंचाते हैं तो उसमें शरीर का इस्तेमाल करते हैं, हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग हाथ हिला करके जो है या हाव भाव से जो है अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो उस प्रकार का संचार जो है वो काइनेसिक्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एक होता है इसी में ही एक और होता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स ये जो होता है प्रॉक्सिमिक्स, ये एक प्रकार का ऐसा संचार होता है जैसे मान लें कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को देख करके उसकी पावर का अनुमान हम लगाते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की कुर्सी को देखकर हम उसकी पावर का अनुमान लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो संचार हो रहा है ये कहलाता है प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, किसी वस्तु को देख करके किसी व्यक्ति के बारे में जानना वो प्रॉक्सिमिक्स संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई बड़ी गाड़ी देखी तो उससे अनुमान लगा लेते हो कि ज़रूर ये व्यक्ति जो है अमीर व्यक्ति है। ठीक है, जो जिसने ये गाड़ी खरीद रखी है। तो इस तरीके से आप जब करते हैं तो ये कहलाता है प्रॉक्सिमिक्स। ओके, मैं फिर से मिटा रहा हूँ इसको। ओके, नालंदा से क्वेश्चन पूछा गया, तक्षशिला से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन तक्षशिला से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वो पूछा जा सकता है कि तक्षशिला जो है ये विश्वविद्यालय जो है, आप सबको पता है कि ये भारत का जो है प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय है। अब प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है 700 ईसा पूर्व में हुई है। अभी तक नहीं पूछा गया, ये पूछा जा सकता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुई थी। जबकि नालंदा की अगर हम बात करें, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है कि भारत में पहले उच्चतर शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया था? उच्चतर शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया था? तो वो खोला गया था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज ये दिल्ली वाला नहीं है, ये है कलकत्ता वाला। कब खोला गया था? 1817 में। ठीक है, 1817 में यहाँ पर सबसे पहले उच्चतर शिक्षण जो है प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं अनुमान की। ठीक है, अनुमान की हम बात करते हैं। अनुमान के प्रकार पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अनुमान के प्रकार जो है इसमें पूछ रहा है। तो अनुमान का एक तो होता है स्वार्थ अनुमान। ठीक है, अब स्वार्थ अनुमान में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जिसमें हम अपनी संशय को दूर करने के लिए जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहलाता है स्वार्थ अनुमान। ठीक है, दूसरा होता है परार्थ अनुमान। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है हम किसी दूसरे व्यक्ति की संशय को दूर करने के लिए जो है कार्य करते हैं या फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है पूर्वव्रत अनुमान। पूर्वव्रत अनुमान, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि प्रत्यक्ष कारण के आधार पर हम जो है अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी देता हूँ इसका तुम्हें। जैसे कि हमने देखा कि काले बादल है तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि भाई बारिश जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का अनुमान कहलाएगा पूर्वव्रत अनुमान। ठीक है, पूर्वव्रत अनुमान। ठीक है, तो 3 अनुमान के प्रकार मैंने बता दिए, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान और पूर्वव्रत अनुमान। ठीक है, फिर से मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। चर के प्रकार आपसे पूछ लेगा, वेरिएबल प्रकार नहीं, मापन पूछ लेगा, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो 4 मापक हैं इसके। ठीक है, पहला है सांकेतिक मापन।
ठीक है, दूसरा जो है वो है क्रम सूचक, और तीसरा है अंतराल सूचक, सर अंतराल मापक। एक मिनट, ठीक है। तो संकेतिक मापक मैंने आपको बता दिया, और दूसरा जो है क्रम सूचक मापक, तीसरा जो है वो है अंतराल मापक, चौथा है अनुपात मापक। ये आप इसे लिख लें, ठीक है। पेन जो है काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। गांधी और शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा की बात की है, तो गांधी बात करते हैं नई तालीम की। गांधी का मानना यह था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो किताब के साथ साथ कुशलता से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे जो है कौशल का ज्ञान भी दिया जाए, जो कि उसके जीवन में कार्य आ सके, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।